सनातन कोचिंग में मित्रों आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास ज्योग्राफी में चलेगी, फिजिकल ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपको ये पता है कि पृथ्वी गोल है। गोल के अलावा ये भी कि पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। जैसे फुटबॉल होता है, गेंद होता है, ऐसे हमारी पृथ्वी है। तो फुटबॉल या गेंद में हवा भरी होती है या अंदर ये प्लास्टिक होता है, चमड़ा होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी में क्या है, आपने कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि भूकंप आ जाता है। भूकंप मतलब पृथ्वी का हिलना, या ज्वालामुखी आ जाता है, या बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, गर्त बन जाते हैं। आखिर ये सब होता क्यों है। तो अगर भूगोल या विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक संरचना इन सब का कारण है। जैसे उदाहरण स्वरूप बड़े बड़े पर्वत बन गए, बड़ी बड़ी खाइयाँ बन गई, गहराई वाली खाइयाँ बन गई, ज्वालामुखी आया, भूकंप आया। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठोस कारण अगर विद्यमान है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कैसे लगाया जाए कि पृथ्वी है कैसे। जैसे आपने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखा कि एक ही तारे से पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो जो तारा था वैसे पृथ्वी को होना चाहिए। दूसरा देखा कि जेम्स जीन्स ने कहा कि सूर्य के नज़दीक एक बहुत बड़ा विशाल पिंड निकला और उसने सूर्य को इतना उससे पदार्थ अपने तरफ आकर्षित कर लिया जिससे पृथ्वी और बाकी ग्रहों का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी को सूर्य के जैसा होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। अब तो पृथ्वी आखिर है क्या, कैसे पृथ्वी के बारे में पता किया जाए। ठीक, और पृथ्वी की अगर देखा जाए त्रिज्या, तो त्रिज्या है 6371 किमी, यानी 6371 किलोमीटर। तो व्यास इसका कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 एक अन्य 2 और 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, यानी 2 एक अन्य 2 हो गया और 7 दूनी 14 का 4 और 2 3 6 1 7 और 2 3 6 दूनी 12, यानी 12,742 किलोमीटर ये इसका व्यास हो गया। यानी त्रिज्या आप देखें तो यहाँ तक त्रिज्या हो गई। त्रिज्या कितनी हो गई आपसे पूछा जाता है, 6371। और ये पूरा व्यास कितना आपका हो गया, व्यास हो गया 12,742 किलोमीटर। अब बताइए जिसकी त्रिज्या 6,000 किलोमीटर है और व्यास इतना है, तो यानी कि बहुत विशाल पिंड है। पता कैसे हो, तो पता के लिए जैसे अभी तक जो खदान हुई, खदान यानी जहाँ से लोहा कोयला निकाला था, माइनिंग की जाती है, वो 4 किलोमीटर हुई। अब जब 6371 है तो 4 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं निकला। दूसरा कि जो तेल कुएं, जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, उनकी अगर खुदाई देखा जाए तो 12 किलोमीटर हुई। अब 12 किलोमीटर पे कुछ पता नहीं चलता है। कुछ अनुमानों के अनुसार ये बताया गया कि जैसे अब अंदर जाएंगे तो ताप बढ़ता है, पृथ्वी में ताप जो है जाएंगे तो ये बढ़ेगा। और ताप कितना बढ़ता है, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग का ताप का अनुमान जो लगभग लगाया गया वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए 6000 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया। जैसे यहाँ होता है कि बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो 40-45 हुआ, 50 और 50 पर धरती उबलने लगती है। अब कैसे पता किया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तो कुछ चीज़ें जैसे ये कहा गया कि ताप अंदर जाने पर बढ़ता है, तो कहा गया कि अंदर बहुत ताप होगा। या ज्वालामुखी के द्वारा जो पदार्थ बाहर आए उनसे पता चला कि ये होना चाहिए, लेकिन उन सबका बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका नहीं कह सकते हैं। अब एक हमारे वैज्ञानिक हुए या उनको स्वयज महोदय हैं, तो स्वयज महोदय के अनुसार ये बताया, स्वयज महोदय उससे पहले ये जान जाइए, टेम्परेचर आगे जाने पर बढ़ता है, डेंसिटी भी अंदर जाने पर बढ़ती है, और इसका डेंसिटी बढ़ती है, घनत्व जो है लगातार ये बढ़ता जाता है। तो एक घनत्व पर बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। घनत्व, ये पृथ्वी जनरली जो है 3 भागों में डिवाइड की गई है। सबसे ऊपरी को कहते हैं
क्रस्ट, क्रस्ट, और क्रस्ट का घनत्व जो है 2.9 2 ऐसे सम बढ़ता हुआ है, लेकिन आप लगभग जाने कि 2 के आसपास होता है। मेंटल, दूसरे को क्या कहा गया, मेंटल। अब मेंटल का लगभग 3 से 4 होता है, और इसको कहा गया लास्ट वाले को कोर, अंदर वाले कोर का जो घनत्व होता है 11 से 13। और टोटल अगर इसका औसत घनत्व पूछा जाए वो कितना होता है, औसत घनत्व, औसत घनत्व, औसत घनत्व कितना होता है, 5 लिखा रहेगा, या 5.17 GCM माइनस क्यूब यानी 3, इतना रहेगा या इतना रहेगा। यानी इसका अगर औसत घनत्व पूछा जाए तो 5 है, और मात्रक क्या होगा, GCM माइनस क्यूब। ठीक, तो अब आपने देखा कि कैसे 2 से 3 से 4 हुआ, 11 से 13 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर पदार्थ है उनका वजन ज़्यादा है, उनका वेट ज़्यादा है, और चारों तरफ से दबाव बना हुआ है। ठीक, तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5 रहेगा या 5.17 ऐसे रहेगा। और सीधे आपसे फैक्ट वाले में पूछा जा सकता है कि क्या अंदर जाने पर पृथ्वी का घनत्व बढ़ता है घटता है, तो आप निशान लगा देंगे बढ़ता है। ठीक, इसके अलावा इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके अलावा एक हमारे भूगोलवेत्ता हुए स्वैज महोदय ने, स्वैज महोदय ने पृथ्वी को रासायनिक दृष्टि से पृथ्वी की 3 परतों में डिवाइड किया कि पृथ्वी जो है प्याज की तरह, प्याज में तो काफ़ी परतें हैं, लेकिन 3 परत वो बताए स्वैज महोदय। तो यहाँ हम लोग 3 परतों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। यह है स्वैज, सीधे पूछा जाता है किसके अनुसार, तो आप कह दे स्वैज, और किस आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक, तो ये एक बड़ी सी मैं पृथ्वी बनाता हूँ, आप भी हमारे साथ बनाते हुए चले। ऊपर वाली जो परत थी इन्होंने इसको नाम दिया क्रस्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, भूपर्पटी, और एक बीच वाले को, ये देखिए इस टाइप का, बीच वाले को इन्होंने नाम दिया मेंटल, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवरा, इसलिए आप मेंटल जाने रहिए, प्रवरा के चक्कर में मत पड़िए। इसको नाम दिया इन्होंने कोर। अब ये बने कैसे हैं, तो क्रस्ट जो बना है इन्होंने कहा ये सियाल का बना हुआ है, रासायनिक संगठन के अनुसार सियाल। सियाल में क्या है, सिलिका एल्युमिनियम, यहाँ क्या लिख देते हैं, सिलिका प्लस एल्यूमीनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम सिलिका। क्रस्ट क्या बना है, ये सियाल से बना है। मेंटल किससे बना है, इसको उन्होंने कहा सीमा से बना है। तो सीमा में क्या होगा, सीमा में होगा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। कोर को इन्होंने बताया निफे को ऐसे लिखते हैं, यन से हो गया निकिल, प्लस एफी से फेरस मीन्स लोहा। अब देखिए, अगर आ जाए स्वैज के अनुसार पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा गया है, तो 3, क्रस्ट, मेंटल
और कोर। क्रस्ट उन्होंने कहा सियाल से बना। सियाल में क्या है? सिलिका एल्युमिनियम। बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में, और चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे सिविल का हो, खासकर सिविल, चूंकि ये क्लास सिविल की है, वनडे वाले भी देख सकते हैं, तो सिविल में तो पूछा ही जाता है। ठीक, सिलिका एल्युमिनियम मेंटल किससे बना है? सीमा से बना है। सीमा में क्या है? सिलिका मैग्नीशियम है। और निफे में निकिल और फेरस से बना। ये स्वैज के अनुसार है। इसके बाद एक सबसे बढ़िया तरीका आया, भूकंप तरंगों के आधार पर अध्ययन किया गया। उसके आधार पर हम लोग आए देखें थोड़ा, और बाकी भूकंप का डिटेल से जब भूकंप वाला क्लास होगा तो उसमें बताया जाएगा। थोड़ा सा ही यहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी भूकंप तरंगों के आधार पर कैसे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। जब भूकंप आता है तो वहाँ से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, भूकंप तरंगें। उन 3 प्रकार की मेन तरंगें हैं। इसके अलावा उसको डिवाइड किया गया 5 प्रकार की तरंगों में। तो मेन आप 3 जाने रहिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है, और भूकंप अंदर से ही आएगा यहाँ से, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, जहाँ से भूकंप आता है उसको कहते हैं फोकस। फोकस। और जहाँ पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है, ये यहाँ पर मान लीजिए अनुभव किया गया, तो इसको क्या कहते हैं? एपी सेंटर, यानी हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। तो आप एपी सेंटर याद रखिए, इंग्लिश ज़्यादा सही है, एपी सेंटर। अब यहाँ से 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। कौन कौन तरंगे हैं? पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। पी को कहते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे। यस को कहते हैं द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। और इसको कहते हैं धरातलीय तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे। तो आप जान रहे हैं धरातलीय, धरातलीय तरंगे। अब सबका अलग अलग लक्षण होता है। जो पी तरंगे होती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में गमन। इनका ये तीनों में गमन कर लेती हैं। यस तरंगे क्या होती हैं? यस तरंगे द्रव में गमन नहीं कर पाती हैं, द्रव में गमन नहीं। ठीक, धरातलीय तरंगे क्या हैं? ये धरातल पर गमन करती हैं। आप मेरे साथ ही लिखते रहें, ये धरातल पर गमन करती है। ठीक, इन तरंगों के बारे में भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यही आता है कि जब भूकंप आता कितने प्रकार के तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगों के क्या लक्षण है, द्वितीयक तरंगों के क्या लक्षण है, धरातलीय तरंगों के क्या लक्षण है। तो प्राथमिक है ठोस, द्रव, गैस, तीनों में गमन करती है। द्वितीयक तरंगे हैं वो केवल द्रव में, ये द्रव में गमन नहीं कर सकते हैं, बाकी ठोस में गमन करती हैं। धरातलीय तरंगे हैं ये धरातल पर गमन करती हैं। अब देखिए भूकंप आता है तो क्या होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, ये पृथ्वी है, जो ये है मेंटल, जो प्राथमिक तरंगे हैं वो देखिए जा रही, ये है पी तरंगे। पी तरंगे यहाँ से पूरा गमन कर जाएंगी, ये पी तरंगे हैं। लेकिन देखिए अभी ये यस है, यस तरंगे, ये है पी तरंगे, और यस तरंगे यहीं से साइड में हो जाते हैं, ये
द्रव यानी कि बीच वाले पोर्शन से हट जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि बीच में क्या है, बीच में द्रव है। और जो धरातलीय तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे ऊपर ही चलती हैं, ये सबसे खतरनाक होती हैं। और इनका जो है आने का गमन, जो पहले जैसे भूकंप आ गए तो भूकंप के बाद प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और लॉन्गिट्यूडनल तरंगे, ये साथ साथ मतलब ये कि पहले पी तरंगे आएंगी, फिर सेकेंडरी आएंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल तरंगे आएंगी। ठीक, ये आप समझ गए। अब इसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया गया। तो जब प्रयास किया गया तो जो नया फिगर आपके सामने आता है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है। सीधे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पर मैं आ रहा हूं। ये आपका हुआ क्रस्ट, ये यहां से मेंटल है, ये आपका कोर हुआ, और ये असंबद्धता है। असंबद्धता मीन्स जहां बीच में संक्रमण क्षेत्र होता है। अब भूकंप तरंगों के आधार पर ये देखा कि पी तरंगों की गति कैसी हो। पी तरंगों के बारे में कहा गया कि ये ठोस द्रव सब में संचलित होती हैं। ये तरंगे बीच से जैसे पृथ्वी पर गई तो 105 अंश से मुड़ जाती है, यानी कि ये माना गया बीच में कोई ना कोई द्रव है, और द्रव चारों तरफ से इतना दबाया गया है, दबा हुआ है कि वो ठोस स्थिति में बना हुआ है। ठीक, और उसमें क्या है, वही निफिल, ये निकिल और फेरस है। अब क्रस्ट में एक असंबद्धता है जिसको कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता। और इसकी जो है मेनली ये मान चलिए मोटाई जो है 35 किलोमीटर, 35 से 100 किलोमीटर के आसपास होती। तो इसको किताबों में अलग अलग है, इसलिए इसके बारे में आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, बस केवल नाम आप जाने रहिए। 35 से 100 किलोमीटर। और इसको क्या कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता, आ से आप असंबद्धता समझ जाइए। ठीक, कोनार्ड असंबद्धता। और कोनार्ड असंबद्धता के नीचे ये वाले पोर्शन में काफ़ी रेडियो एक्टिव पदार्थ भरे हुए हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होता है कि ये किरणें निकालते रहते हैं, और फिर ये इस मंडल को जो है एक जैसे प्लास्टिक के जैसा नहीं होता है, प्लास्टिक की जैसा ये बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। यहाँ से थर्मोडायनामिक्स ऊर्जा निकलती रहती है। थर्मोडायनामिक्स, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ऐसे बनाए, ठीक, थर्मोडायनामिक्स। और तो जो क्रस्ट और मेंटल, ये वाला पोर्शन क्या है, ये आपका मेंटल है, वो तो हो गया क्रस्ट, मेंटल या मेंटिल। क्रस्ट और मेंटल में एक होती है मोहो असंबद्धता। ये मोहो ने इसकी खोज की थी, इसलिए कहते हैं मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता। अब मेंटल में आएंगे तो मेंटल में भी एक होती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो ये क्या है, अपर मेंटल, और ये क्या है, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल बीच में क्या है, रेपटी असंबद्धता। रेपटी असंबद्धता, ठीक। और अब ये मेंटल में और कोर में होती है, ये आपका हो गया कोर, अपर कोर, और ये हो गया लोअर कोर।
तो मेंटल और कोर में होती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये असंबद्धता आप जरूर याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में आता है। सीरियल भी पूछा जाएगा और कौन कहाँ पाया जाता है ये भी पूछा जाएगा। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, आ से असंबद्धता आप जान जाइए। और कोर में क्या होता है, अपर कोर लोअर कोर में, तो यहाँ पर लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। और कोर कितना होता है ये, डायमीटर, डायमीटर नहीं, त्रिज्या की रेडियस 6371। मेंटल कितना होता है, मेंटल होता है लगभग 700, यहाँ 700 मान लीजिए, 700 से 2900 किलोमीटर, और 2900 तक मेंटल हो गया। और उसके बाद जो है 5150 में ये आपका लेहमैन है, 5150 यानी 5150, और 6371 तक आपका ये आ गया निचला कोर। तो कोनार्ड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, इतनी सारी पृथ्वी में पाई जाती हैं तो बहुत, लेकिन आपके एग्जाम में इतना ही इम्पॉर्टेंट है, आप इतना ही तैयार कर लीजिए और आपका एग्ज़ाम चाहे वो सिविल हो चाहे जो एग्ज़ाम हो क्लियर हो जाएगा। ये चूँकि मेंस में भी है, मेंस में भी आप यही लिख कर आइएगा, थर्मोडायनामिक्स एनर्जी ये यहीं से पैदा होती है, इसके बारे में भी लिख दीजिए। अब फिगर आप बना दीजिएगा तो 125 या 200 शब्दों में आएगा, आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ये मैंने पॉइंट लिखा दिए हैं, पॉइंट के आधार पर आपका एक आंसर पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर मित्रों नए वीडियो में, इससे बेहतर और में। जय हिंद, जय भारत।